हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि भौतिक विज्ञान क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे दैनिक जीवन में सूर्य का निकलना, पानी का बरसना इत्यादि भौतिक विज्ञान के उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य जिसको पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे दैनिक जीवन में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्ष के मौसम, पानी का बरसना आदि। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे दैनिक जीवन में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, सूर्य का निकलना, पानी का बरसना, वर्ष के मौसम में जो चेंजिंग आती है, वो भी सब भौतिक विज्ञान के ही उदाहरण हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, फिर से समझते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक जूल को अर्घ में बदलिए बिमी सूत्र की सहायता से। तो बिमी सूत्र की सहायता से एक जूल को अर्घ में बदलना है। तो हमने आपको बताया था, अगर याद हो तो, कार्य का जो मात्रक होता है और कार्य का मात्रक होता है जूल, ये होता है आपका MKS पद्धति में, अर्घ होता है CGS पद्धति में। जूल होता है MKS पद्धति में, अर्घ होता है CGS पद्धति में। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है? mLT-2 द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। इधर समझो, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान
गुणा त्वरण, और द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को बिंबी सूत्र क्या लिखते हैं, एम, और त्वरण, त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। इसी प्रकार फिर द्रव्यमान बराबर वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो द्रव्यमान गुणा वेग की जगह लिखेंगे विस्थापन और बटे समय, और समय पहले से नीचे है तो समय पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको m से दिखाते हैं, विस्थापन लंबाई l से, और t की पावर 2, तो ये आ जाता है mlt-2, इस तरीके से आता है। तो बल का हो जाएगा mlt-2 और विस्थापन के लिए l, तो ये क्या आ जाएगा ml, l एक ये है और एक ये है, तो l की पावर 1 और 1, तो l की पावर 2 और t-2। उसके बाद में हमने एक फॉर्मूला बताया था, n1 बराबर, n1 बराबर क्या है 1 जूल, तो n1 बराबर है 1, ठीक है, और जूल क्या है मात्रक है वो U1 में, और n2 पूछा है, n2 पूछा है। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से समझना, तो n1 और इसका मात्रक, मात्रक क्या है तो वो यहाँ लिखेंगे ml m1 l की l1 और इसकी पावर 2 t1 इसकी पावर -2 बराबर n2 m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2। n1 मुझे दिया हुआ है 1 जूल, n2 मुझे निकालना है, तो n2 निकालोगे तो ये गुणा में है, ये कहाँ जाएगा भाग में, तो ये ऐसे हो जाएगा, n1 की जगह लिखेंगे क्या 1, और ये लिखेंगे पहले तो m1 अपॉन इसका m2, फिर l1 इसका अपॉन l2 इसका, और इसकी पावर कितनी 2, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ रहा है, n2 इधर ही रखा हमने, इधर ही रखा है n2, इसको हम इधर लाई, n1 की जगह हमने 1 लिख दिया, इसको इधर लाए तो ये डिवाइड में हो गया, तो m1 अपॉन m2, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो m1 अपॉन m2, फिर l1 अपॉन l2 इसकी पावर 2, फिर t1 अपॉन t2 और इसकी पावर -2। अब यहाँ से एक बात समझो कि m1 जो होता है ये m के एस पद्धति में है, m के एस पद्धति में है, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, इसका मान किलोग्राम में होता है, इसका मान किलोग्राम में होता है, और इसका CGS पद्धति में ग्राम में होता है, और इसका जो लंबाई होती है ये मीटर में होती है, m के एस पद्धति में मीटर में होती है, तो L1 ये मीटर में, और CGS पद्धति में ये किस में होती है सेंटीमीटर में, और इसकी पावर कितनी 2, ऐसे ही t1, तो टाइम जो है ये दोनों में सेकंड में ही होता है, तो ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में, ये दोनों में ही सेकंड में होता है, इसकी पावर -2। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसके आगे समझो, तो ये n2 हम निकाल रहे हैं, इसके आगे समझो तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम में ग्राम बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे, तो n2 = 1000 ग्राम और अपॉन में ग्राम, तो इसको हमने किलोग्राम को ग्राम में बनाया, तो किलोग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन में ग्राम। मीटर, मीटर से सेंटीमीटर बनाओगे तो मीटर से सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसकी पावर 2, और सेकंड से सेकंड कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी वो 1 ही आता है, तो इसका मतलब 1 की पावर -2 आएगा, वो मतलब उसका मान 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा। तो n2 बराबर ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1000, 1000 मतलब 10 की पावर 3, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, n2 बराबर निकालना है, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब बात को समझो, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और ये 100 का वर्ग है, 100 का वर्ग है मतलब 1 पे 4 जीरो आएंगी, 100 का वर्ग मतलब 10 का वर्ग,
10 के वर्ग का वर्ग है, इस बात को समझो। 100 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग, और इसके वर्ग का ये वर्ग है, तो बाहर और भीतर घात का क्या होता है, गुणा। तो 2 दूनी 4, 10 की घात कितना आ जाएगा, 4। तो n2 की जो वैल्यू पूछी गई थी वो कितनी आ जाएगी, 10 की घात 7, और ये अर्ग में, तो 10 की घात 7 अर्ग। ये हमारा आंसर। तो बल किसे कहते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। कोई भी वस्तु विरामावस्था में अगर अपोजिट डायरेक्शन से उस पर बल लगाया जाए तो वो रुकने की कोशिश करेगी। अगर इस तरफ से कोई वस्तु विरामावस्था में है, गतिज अवस्था में है, और गतिज अवस्था में जा रही है, अगर उस तरफ से बल लगाया और उस गतिज अवस्था से ज़्यादा अगर हमारा बल हुआ, गतिज अवस्था इसकी तेज है, तो इससे ज़्यादा अगर हमारा बल हुआ तो वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी। अगर इक्वल बल हुआ दोनों तरफ से, वस्तु जितने बल से चल रही है उतना ही बल अगर हमने इधर से दिया अपोजिट डायरेक्शन से, तो वस्तु रुक जाएगी विरामावस्था में। और अगर हम कोई वस्तु विरामावस्था में उस पर बल लगाया जाए तो वस्तु गतिज अवस्था में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे कोई भी वस्तु विरामावस्था से गतिशील अवस्था में और गतिशील अवस्था से विरामावस्था में आने का प्रयास करती है या आ जाती है, उसे हम बल कहते हैं। तो बल की बात समझ में आ गई। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जिससे कोई वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब रुकी हुई, विरामावस्था से गतिशील मतलब बिल्कुल एक जगह पे स्थिर है, फिर वो गतिशील हो जाए, विरामावस्था से गतिशील अवस्था तथा गतिशील अवस्था से विरामावस्था में आ जाती है या आने का प्रयास करती है। बल की विमा क्या है, तो बल की विमा समझ लेते हैं। तो बल की विमा निकालने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। बल बराबर होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बल जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और द्रव्यमान को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक में चेंज कर दो सबको। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटे समय, तो इस पूरे के बटे समय आ जाएगा। उसके बाद में ये द्रव्यमान और ये समय निकाल लेते हैं बाहर। वेग बराबर केवल बात करें वेग की, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो इस वेग की जगह पे हम लिखेंगे विस्थापन बटे समय। तो एक समय पहले से ही था, एक समय ये आ गया, तो समय की पावर कितनी हो गई, 2। इधर समझ लेते हैं इसको, इधर देख लो, इधर इस साइड में। तो इधर देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बल की जो विमा आएगी, बल की विमा या विमी सूत्र जो आएगा वो क्या आएगा, तो बल की विमा द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन लंबाई मतलब l से रिप्रेजेंट करते हैं, समय t, तो t और इंटू टी, तो t की पावर 2। इसको ऊपर ले जाओगे तो m l, और t ऊपर ले जाओगे तो t की पावर 2। इधर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो निगेटिव, तो t की पावर -2। ये आ जाएगी बल की।
मूल मात्रक कैसे कहते हैं, उनके नाम लिखो तो बात को समझो। मूल राशियों को जिन मात्रकों की मदद से मापा जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को जिन मात्रकों की मदद से मापा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को जिन मात्रकों की मदद से मापा जाता है उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को जिन मात्रकों से मापा जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अच्छा, उनके नाम क्या क्या हैं, तो नाम सबसे पहले लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। फिर द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम। उसके बाद में लंबाई, द्रव्यमान, फिर समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। उसके बाद में क्या आता है, ताप, ताप का क्या होता है, केल्विन। विद्युत धारा, एम्पियर। उसके बाद में आता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। तो ये था आपका क्वेश्चन, समझ में आया होगा। तो अल्पतमांक जो होता है, बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक जो होता है, अब बात को समझो। तो बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है, तो बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक मतलब बर्नियर कैलिपर्स में जो मुख्य पैमाना होता है, मुख्य पैमाना जो होता है वो मिलीमीटर में होता है। तो 1 मिलीमीटर जो होता है मुख्य पैमाने का सबसे छोटा भाग होता है, उसमें 1 मिलीमीटर का मान, मतलब मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान और बर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो बर्नियर पैमाने पर मुख्य भाग का मान, मुख्य भाग का मान और बटे में होता है कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या। तो बर्नियर पैमाने पर मुख्य भाग का मान, मुख्य भाग का मान कितना हो जाएगा, मुख्य भाग का मान जो होता है अभी बताया था 1 मिलीमीटर होता है बर्नियर पैमाने में। वो कुल भागों की संख्या, तो भाग होते हैं 10, कितने भाग होते हैं 10, तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। जब 10 से भाग दोगे तो दशमलव यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे है तो एक अंक इधर आएगा, 1 0 है तो एक अंक इधर आएगा दशमलव। इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करें तो इसको और 10 से भाग कर देंगे अगर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अभी ये मिलीमीटर में था तो अभी ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा और 10 से भाग करने पर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाते हैं तो 10 का गुणा करते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर बनाएंगे 10 से भाग करेंगे, तो भाग करोगे तो दशमलव यहाँ पे है, 1 0 से और भाग दोगे तो एक अंक और इधर आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर।
समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए मन से और लगन से। जहाँ भी चीज़ों को समझ में ना आई हो चीज़ें, वहाँ पे एक बार फिर से वहाँ पे बैक करके देखिए, चीज़ों को बारीकी से समझिए। फिर भी समझ में ना आए तो बताइए। गुड नाइट।